फ्लाइट 305। आसमान में एक सामान्य सी दोपहर थी और सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी एक आदमी अपनी सीट से झुककर एयर होस्टेस के हाथ में एक फोल्ड किया हुआ नोट थमा देता है। वो सोचती है कि शायद ये पैसेंजर उसके साथ फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा है। मुस्कुराते हुए वो इस नोट को पर्स के अंदर डाल लेती है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी धीरे से उसकी ओर झुकता है और बड़ी गहरी धीमी आवाज में बोलता है कि मैडम इस नोट को पढ़ लीजिए, मेरे पास बम है। नोट में बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा था कि मैडम मेरी ब्रीफकेस में बम है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें। प्लेन में सभी यात्री सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा तक नहीं था कि आने वाले कुछ ही घंटों में ये फ्लाइट अमेरिका की हिस्ट्री की अब तक की सबसे रहस्यमयी और एक परफेक्ट हवाई चोरी का हिस्सा बनने वाली है। 24 नवंबर 1971 की शाम, पोर्टलैंड, ओरेगन। एयरपोर्ट की हलचल के बीच एक साधारण सा दिखने वाला आदमी एक ब्लैक ब्रीफकेस के साथ नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। बिना कोई सवाल जवाब किए उसने नगद में एक तरफा का टिकट खरीदा फ्लाइट 305 के लिए। ये उड़ान पोर्टलैंड से सिएटल टकोमा तक थी, बस 30 मिनट की छोटी सी दूरी। टिकट पर उसने अपना नाम लिखा, डैन कूपर। उस समय तक किसी ने भी ये अंदाजा तक नहीं लगाया था कि ये नाम आने वाले कई दशकों तक रहस्य, साजिश और अपराध की सबसे मशहूर कहानियों में दर्ज हो जाएगा। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. कूपर बोइंग 727 की आखिरी रो की सीट 18E पर जाकर बैठ गया। उस समय तक डोमेस्टिक फ्लाइट में ज्यादातर एयरलाइंस में ओपन सीटिंग का सिस्टम होता था, यानी टिकट तो बुक होता था लेकिन सीट नंबर फिक्स नहीं होता था, यानी कि पहले आने वाला व्यक्ति अपनी पसंद की खाली सीट को चुनकर बैठ सकता था। रिकॉर्ड के मुताबिक कूपर की चुनी हुई सीट 18E थी, जो बाद में FBI के लिए एक अहम सुराग बनी। प्लेन में बैठते ही उसने फ्लाइट अटेंडेंट से एक बारबन और 7 अप ड्रिंक का ऑर्डर दिया। फ्लाइट में टोटल 6 क्रू मेंबर्स और 36 पैसेंजर सवार थे और दोपहर 2:50 पर पोर्टलैंड से ये बोइंग 727 बिल्कुल सही समय पर उड़ान भरती है और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अगले 30 मिनट में ये सफर अमेरिकन एविएशन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। उड़ान को कुछ ही मिनट हुए थे कि कूपर ने पीछे बैठी फ्लोरेंस शेफनर, जो कि फ्लाइट अटेंडेंट भी थी, कूपर उनकी ओर मुड़ता है और एक नोट थमा देता है। शेफनर ने मन ही मन सोचा कि शायद ही पैसेंजर उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और बिना खोले उन्होंने नोट पर्स में रख लिया। लेकिन तभी कूपर हल्का सा आगे झुका और बेहद ठंडी आवाज में बोला कि मैडम ये नोट पढ़ लीजिए, मेरे पास बम है। नोट में साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था कि मैडम मेरी ब्रीफकेस में बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आकर बैठें। शेफनर ने उनकी बात मान ली और बिना घबराए धीरे से कहा कि अगर सच में बम है तो मुझे दिखाइए। कूपर ने बिना हिचके ब्रीफकेस खोला। अंदर 8 लाल सिलेंडर थे जो 2 कतारों में लगे थे, बिल्कुल डायनामाइट जैसे दिखते हुए। इसके बाद उसने अपनी मांगे बताईं। $2 लाख नगद, शाम 5 बजे तक एक बैग में 4 पैराशूट, 2 मेन और 2 रिजर्व। यहाँ मेन पैराशूट पीठ पर पहने जाने वाला पैराशूट होता है, जबकि रिजर्व पैराशूट छाती के सामने बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर मेन पैराशूट फेल हो जाए तो ये जान बचा सके। कूपर ने दोनों तरह के पैराशूट के 2-2 सेट मांगे थे। इससे कूपर ये जताना चाहता था कि वो शायद किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर को भी अपने साथ ले जा सकता है। ये एक चाल थी ताकि पुलिस उसे नकली या खराब पैराशूट देने की गलती ना करे। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो कूपर के पास आकर बैठ गई और क्रू से उनकी डील करवाने लगी। कूपर के निर्देश साफ थे कि सिएटल उतरते ही फ्यूल भरने की गाड़ियां तैयार रहें, सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे रहें, पैसे आते ही पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाएगा और पैराशूट वो सबसे आखिरी में लाए जाएंगे। उसके अंदाज में ऐसा कॉन्फिडेंट था जैसे वह हर सेकंड अपने प्लान के हिसाब से चल रहा हो। और बाकी के 36 यात्रियों को ये जरा भी एहसास नहीं था कि उनके ठीक पीछे बैठा एक शख्स ठंडे दिमाग से अब तक की सबसे रहस्यमयी हाईजैकिंग को अंजाम दे रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पुलिस और FBI सबको खबर दी जा चुकी थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए एयरलाइंस के प्रेसिडेंट ने तुरंत मंजूरी दे दी कि फिरौती दी जाएगी और कूपर की हर शर्त मानी जाएगी। इस बीच फ्लाइट लगभग 2 घंटे सिएटल के पास समुद्री इलाके के ऊपर चक्कर लगाती रही और नीचे जमीन पर कैश और पैराशूट का इंतजाम तेजी से चल रहा था और ऊपर आसमान में 36 अनजान यात्री अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। यात्रियों को बताया गया कि सिएटल में लैंडिंग बस एक छोटी सी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से देरी से होगी।
इधर ग्राउंड पर तैयारियां जोरों पर थी। FBI ने $2 लाख का कैश जुटाया और उसकी माइक्रोफिल्म रिकॉर्डिंग भी कर ली ताकि बाद में अगर ये नोट कहीं खर्च हो तो उसकी पहचान की जा सके और कूपर और उसके नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। करीब 5:24 पर कैप्टन स्कॉट को सूचना मिली कि पैराशूट सी टैंक एयरपोर्ट पर पहुंचा दिए गए हैं और उन्होंने कूपर को बताया कि वे जल्द ही लैंड करने वाले हैं। इसके बाद 5:46 पर फ्लाइट ने सी टैंक एयरपोर्ट पर लैंड किया। इसके बाद कूपर ने पायलट से कहा कि विमान को एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल से दूर ले जाकर ऐसे रनवे पर खड़ा करे जहां पर रोशनी कम हो ताकि कूपर के लिए माहौल कंट्रोल में रहे और डराने वाला असर बना रहे। कूपर ने साफ साफ वार्निंग दी कि एयरलाइंस का सिर्फ एक ही व्यक्ति प्लेन के अंदर आ सकता है, पैराशूट और फिरौती की रकम देने के लिए। आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजे का इस्तेमाल होगा ताकि कूपर पीछे की तरफ से किसी को घुसने या हमला करने का मौका न दे। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के सिएटल ऑपरेशन मैनेजर आली ली को ये जिम्मेदारी मिली कि वे पैसे और पैराशूट प्लेन तक पहुंचाएं, लेकिन एक चालाकी भी हुई कि कहीं कूपर उन्हें पुलिस या FBI का आदमी ना समझ ले, इसीलिए उन्होंने अपनी एयरलाइंस की यूनिफॉर्म को उतार कर बिल्कुल आम नागरिक जैसे कपड़े पहन लिए। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे जबकि जमीनी दलों ने आगे का दरवाजा खोलकर उसे मोबाइल CD से जोड़ा। इसके बाद टीना मकलो, जो शुरू में कूपर से बात कर रही थी, आगे के दरवाजे से बाहर निकली, पैसों का बैग लिया और उसी रास्ते से प्लेन के अंदर वापस आ गई और कूपर को ये बैग थमा दिया। इसके बाद कूपर ने यात्रियों को छोड़ने के लिए हामी भर दी। जैसे ही यात्री उतरने लगे वो पैसों की गड्डियां गिनने लगा। माहौल को हल्का करने के लिए टीना मकलो ने उसके साथ एक मजाक भी किया कि क्या मैं भी इसमें से थोड़ा रख सकती हूँ। कूपर ने बिना सोचे एक पैकेट उसे थमा दिया, लेकिन टीना ने हंसती हुई उसे लौटा दिया और कहा कि कंपनी की पॉलिसी के तहत टिप लेना मना है। यात्रियों को सुरक्षित उतरने के बाद विमान में अब सिर्फ कूपर और क्रू मेंबर्स ही बचे थे। टीना मकलो ने उसकी मांग के मुताबिक बाहर से 3 बार में पैराशूट अंदर लाती रही और आखिरी पैराशूट के साथ टीना ने उसके इस्तेमाल के निर्देश भी दिए, लेकिन कूपर ने उसे ठुकरा दिया, मानो वह पहले से ही जानता हो कि उसे क्या करना है। अब फ्लाइट फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन अलग थी। इसके बाद कूपर ने कॉकपिट क्रू को उड़ान की प्लानिंग बताई, साउथ नॉर्थ दिशा में सीधा मैक्सिको सिटी। कूपर की ये योजना किसी आम हाईजैकिंग प्लान जैसी नहीं थी, बल्कि ये तो एक स्काई डाइवर की चेकलिस्ट लग रही थी। उसने ऑर्डर दिया कि विमान की रफ्तार कम से कम होना चाहिए, लगभग 185 किलोमीटर पर आवर के बीच, और ऊंचाई 10,000 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ लैंडिंग गियर हमेशा नीचे, विंग फ्लैप 15 डिग्री पर और केबिन अनप्रेशराइज्ड होना चाहिए। ये सब करने के पीछे मेन वजह ये थी कि धीमी रफ्तार और निचली ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता है, जो छलांग लगाने के लिए सुरक्षित होता है। दूसरा, विंग फ्लैप और लैंडिंग गियर नीचे होने से विमान स्थिर और स्लो हो जाता है, और अनप्रेशराइज्ड केबिन ताकि उड़ान के दौरान पीछे का दरवाजा खोला जा सके। सीधे शब्दों में कहें तो कूपर बोइंग 727 को एक उड़ता हुआ स्काई डाइविंग प्लेटफॉर्म बना रहा था। इसके बाद को पायलट रेटा जैक ने उसे समझाया कि इस तरह की सेटिंग फ्लाइट की फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत कम कर देगी और प्लेन मुश्किल से 1000 मील ही उड़ पाएगा, और इसीलिए मैक्सिको पहुंचने से पहले एक फ्यूल स्टॉपेज जरूरी होगा। बातचीत के बाद यह तय हुआ कि रेनो टाहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टॉप लिया जाएगा। इसके बाद विमान को लैंड कराया जाता है उसी डिसाइडेड एयरपोर्ट पर, और फ्यूल भरवाने के बाद कूपर ने एक ऐसी मांग रखी जिसे सुनकर पूरा क्रू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि टेक ऑफ के समय विमान का पिछला दरवाजा खुला रहना चाहिए और एयर स्टेयर हमेशा नीचे रहने चाहिए। पायलट और एयरलाइंस के अधिकारियों के लिए ये एक इम्पॉसिबल और खतरनाक विचार था। उड़ान के दौरान ऐसा करना न केवल तकनीकी रूप से जोखिम भरा था, बल्कि यह एक साफ इशारा भी था कि कूपर के दिमाग में कोई असामान्य योजना चल रही है। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के ग्राउंड अधिकारियों ने तुरंत इस चीज़ का विरोध किया, और थोड़ी देर की टकरार के बाद कूपर ने कहा कि उड़ान भरने के बाद वो खुद ही स्टेयरकेस को नीचे कर देगा। शाम 7:40 पर विमान ने एक बार फिर से उड़ान भरी। अब केवल कूपर, टीना मकलो और क्रू मेंबर्स ही बचे थे, और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। आसमान में मैककार्ड एयरफोर्स बेस से 2 F-106 लड़ाकू विमान और एक लॉकहीड T-33 ट्रेनर छुपे छुपे उसका पीछा कर रहे थे, एस पैटर्न में उड़ते हुए, ताकि वो फ्लाइट 305 के पीछे भी बने रहें और कूपर की नज़रों में भी ना आए। टेक ऑफ के तुरंत बाद कूपर ने मकलो को आदेश दिया कि वह पीछे की सीढ़ी नीचे कर दे, लेकिन मकलो ने अपना डर जाहिर किया कि कहीं तेज हवा उसे विमान के बाहर न फेंक दे। इसके बाद कूपर ने बस इतना कहा कि वह खुद ही सीढ़ी संभाल लेगा।
उसने मकलो को कॉकपिट में जाने, पर्दा बंद करने और वापस न आने का आदेश दिया। जाने से पहले मकलो ने उससे कहा कि कृपया ये बम अपने साथ ले जाइए। इस पर कूपर ने जवाब दिया कि वह बम को या तो निष्क्रिय कर देगा या अपने साथ ले जाएगा। मकलो ने जाते जाते देखा कि कूपर गलियारों में खड़ा है और पैसों का भारी बैग अपनी कमर में बांध रहा है। यह आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा। करीब 8 बजे कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जली कि पिछली सीढ़ी नीचे की जा चुकी है। स्कॉट ने इंटरकॉम के जरिए पूछा कि क्या कोई मदद चाहिए और कूपर का जवाब आया नहीं। उसके तुरंत बाद हवा के दबाव में गिरावट महसूस हुई और 8:13 पर विमान ऊपर की ओर झटका खा गया, जैसे पीछे का भार अचानक से कम हो गया हो। कॉकपिट क्रू ये नहीं जानता था कि कूपर अभी भी विमान में है या नहीं। मकलो ने कई बार इंटरकॉम पर रिक्वेस्ट की कि वो लैंडिंग सीढ़ी को ऊपर कर दे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात के 11 बज चुके थे और पिछली सीढ़ी अभी भी खुली थी, और जिसके बाद इसी कंडीशन में ये प्लेन रेनो टाहो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। चारों तरफ से पुलिस, FBI और बॉम्ब स्क्वाड ने प्लेन को घेर लिया, लेकिन इमीडिएटली कोई भी प्लेन के अंदर नहीं गया क्योंकि उन्हें डर था कि कूपर या बॉम्ब अभी भी वहां मौजूद ना हो। अंततः तलाशी में सीटें खाली मिली, सीढ़ी खुली मिली और कूपर गायब मिला। जो $20 के नोटों में $2 लाख लेकर कूदा था, अब केवल एक रहस्य बनकर रह गया था। तफ्तीश शुरू हुई। क्रू मेंबर से घंटों पूछताछ की गई और कूपर की सीट से एक टाई और 8 सिगरेट बट बरामद हुए। FBI ने सभी नोटों के सीरियल नंबर लिस्ट में डाल दिए ताकि जब भी नोट बाजार में आए तो ट्रैक हो सकें। लेकिन मुश्किल थी कूदने का समय और जगह तय करना। रात का अंधेरा, तूफानी मौसम, तेज हवाएं और 10,000 फीट की हाइट। खराब मौसम की वजह से जो तीनों जेट्स उसे फॉलो कर रहे थे वो भी उसे कूदते हुए नहीं देख पाए। कूपर अपने साथ उस हैंड नोट को भी ले गया था जो उसने फ्लाइट अटेंडेंट को दिया था। सबको पता था कि कूपर कूदा है, पर कहाँ, इसका किसी के पास कोई सही जवाब नहीं था क्योंकि किसी ने भी उसे कूदते हुए नहीं देखा था। लेकिन इस मामले में फ्लाइट का क्रू एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि वेक्टर 23 के रूट से गुजरते समय 8:13 पर प्लेन में एक जोरदार झटका महसूस किया गया था। कूपर ने उसी टाइम छलांग लगाई होगी, ये सोचकर पायलट ने उस टाइम को नोट कर लिया था। इस टाइमिंग के हिसाब से कूपर वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट एरिया में पोर्टलैंड से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोलंबिया और लुइस रिवर के पास जंगलों और पहाड़ों से घिरे इलाके में कूदा था। उसकी तलाशी में फौरन वहां पर एक सर्च टीम भेजी जाती है और 7 क्रू मेंबर्स की मदद से कूपर का एक रफ स्केच बनाया जाता है। इसके बाद अमेरिका के इतिहास में किसी भी क्रिमिनल को ढूंढने के लिए FBI का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जिसे ऑपरेशन नोरजाक का नाम दिया गया। तब ना तो FBI और न दुनिया को पता था कि वो इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी छोड़ देगा जिसका जिक्र दशकों बाद भी होता रहेगा। इसके बाद उसकी बेस्ट पॉसिबल लैंडिंग लोकेशंस को सालों तक सर्च किया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जहां FBI का इस केस को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था, वही मीडिया और पब्लिक का इस केस को लेकर पैशनेशन आसमान छूने लगा। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो रहस्यमय इंसान कौन था, वह कहां से आया था और कहां गायब हो गया। इस केस को लेकर लोगों में इस कदर क्रेज था कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ये हाईजैकिंग हुई तो जल्दी जल्दी में एक रिपोर्टर ने न्यूज़पेपर में गलती से उसका नाम डैन कूपर की जगह DB कूपर लिख दिया और इसके बाद आगे कई पब्लिकेशन हाउसेस ने इसी नाम का यूज किया। Double thief called DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. तब से ये नाम जंगल में किसी आग की तरह फैल गया और इस तरह उस मिस्टीरियस हाईजैकर का नाम ही बदल दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि कोई हाईजैकर अपना असली नाम क्यों ही बताएगा। इसके बाद FBI ने $2 लाख जो कूपर को दिए गए थे, उन सभी के सीरियल नंबर अखबार में छपा दिए और लोगों से अपील की गई कि उनमें से कोई भी सीरियल नंबर का नोट जिसको भी मिले वो FBI को इन्फॉर्म करे, और साथ ही साथ ऐसा करने वालों के लिए इनाम भी रख दिया गया। इसके अलावा FBI ने 5 सालों में कुल 800 सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उनमें से केवल 24 सस्पेक्ट ही ऐसे मार्क किए गए जिनका DB कूपर होने का कोई चांस था। लेकिन उन सब की भी गहराई से जांच करने के बाद FBI को निराशा ही हाथ लगी और इस तरह जुलाई 2016 में FBI ने थक हार कर इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया और आज के दिन भी ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि DB कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। DB कूपर से इंस्पायर होकर कई और कॉपीकैट्स हाईजैकर ने सेम तरह की प्लानिंग करके सेम तरह की हाईजैकिंग को अंजाम दिया, लेकिन जो भी शख्स पैसों का बैग लेकर पैराशूट के साथ कूदा था, एक तो वो हमेशा जिंदा बचा और दूसरा उसे हमेशा पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। बट कूपर का क्या?